नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो देवश्री इंस्टीट्यूट इंदौर से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर लाइव। यहाँ पर आपको हिंदी साहित्य की विभिन्न पद्धतियाँ पढ़ा चुके हैं। आज हम विधेयवादी पद्धति की जो कुछ विशेषताएं बाकी हैं उनको पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था विधेयवादी पद्धति के अंदर जाति, साथ ही वातावरण और नंबर 3 पे हमने पढ़ा था क्षण विशेष। तो सबसे पहला पॉइंट है जो जाति। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से विचारों मुख्य रूप से सामाजिक परिस्थिति में स्वयं के विचारों को फैलाना था। विधेयवादी पद्धति के अंदर जो जाति नामक एक पॉइंट है उसके अंतर्गत मुख्य रूप से सामाजिक परिस्थिति में स्वयं के विचारों को फैलाना था। मतलब जो खुद के विचार थे उनको फैलाने पर बात कही गई। इसी को विधेयवादी पद्धति के अंदर एक पॉइंट के रूप में रखा है। साथ ही इसके अलावा वातावरण, नंबर 2 वातावरण। हमारे आसपास का समाज जिस चित्तवृत्ति से गुजर रहा है उसी के अनुसार विचारों का आधार विचारों को आधार मानकर साहित्य लेखन किया जाता है। यानी कि वातावरण, यानी कि हमारे आसपास का जो समाज है
जिस चित्तवृत्ति से गुजर रहा है उसी के अनुसार विचारों को आधार मानकर, उनके विचारों को आधार मानकर जो साहित्य लेखन किया जाता है उसी को वातावरण कहते हैं। बाकी की जो लाइन बची हुई है उसको यहाँ ऊपर नोट करते हैं। आशा है आपने लिख लिया भी होगा और आप समझ भी चुके हैं। लेखन के बाद में आगे की लाइन है, यहाँ पर लेखन किया जाता है, लेखन किया जाता है। इसी प्रकार अगला टॉपिक है हमारा विशेषण। अगला जो टॉपिक है विशेषण नहीं, विशेष। और ये सारे टॉपिक विधेयवादी पद्धति के अंदर आते हैं। विधेयवादी पद्धति आपको समझा चुके हैं हम, जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा अपनाई गई पद्धति है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में, उसी को विधेयवादी पद्धति कहा जाता है। क्षण विशेष, विशेष या फिर बोलेंगे इसको क्षण विशेष, क्षण विशेष, क्षण विशेष। क्षण विशेष के अंतर्गत इसके अंतर्गत एक समाज या एक समान विचारधारा को, एक समान विचारधारा को समुच्चय रूप में लिखा जाता है जिसे क्षण विशेष कहते हैं। क्षण विशेष के अंतर्गत एक समान विचारधारा को समुच्चय रूप से लिखा जाता है, उसे ही क्षण विशेष कहते हैं। एक समान विचारधारा मतलब सभी कवियों या लेखकों की एक ही समान विचारधारा है, उसके अंतर्गत उन्होंने जो वर्णन किया है उसी को क्षण विशेष समुच्चय रूप से लिखा जाता है, उसे ही क्षण विशेष कहते हैं। आशा है आप यहाँ तक समझ चुके हैं। अब अगला पॉइंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है हिंदी साहित्य में काल विभाजन। हिंदी साहित्य में जो काल विभाजन हुए हैं उनके बारे में हम अब अध्ययन करने जा रहे हैं। यह क्लास एमपी टेट वर्ग 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए पढ़ाया जा रहा है। साथ ही अगर आप एमपी टेट वर्ग 1 या वर्ग 2 के अलावा वर्ग 3 की भी अगर तैयारी करना चाह रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है यह आपके लिए, चाहे वो यूजीसी नेट हो या एमपी सेट हो, आप यह क्लास पूरी अवश्य देखिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हिंदी साहित्य में काल विभाजन। हिंदी साहित्य में काल विभाजन। हिंदी साहित्य में काल विभाजन।
हिंदी साहित्य में जो काल विभाजन है उनको 4 खंडों में विभाजित किया गया है विधेयवादी पद्धति के अंतर्गत रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, जिसे आदिकाल, भक्ति काल, साथ ही रीतिकाल और आधुनिक काल 4 कालों के रूप में अलग अलग डिवाइड किया गया है तथा इनके कवियों का उसी के अंदर वर्णन किया गया है। हिंदी साहित्य लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा प्रमुख रूप से विधेयवादी पद्धति या प्रवृत्ति का समर्थन किया गया तथा आगे के सभी इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य के काल लेखन की इसी पद्धति को आधार माना। हिंदी साहित्य के लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा प्रमुख रूप से विधेयवादी पद्धति को अपनाया गया, इसका समर्थन किया गया तथा आगे के सभी इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य के काल लेखन की इसी पद्धति को आधार माना, क्योंकि इस पद्धति में एक व्यवस्थित कालखंड को मतलब रचने में या लिखने में बहुत ही सुविधा थी। इसी कारण इस पद्धति को अपनाया गया तथा यह पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। इसके आगे आपको अब प्रमुख इतिहासकार व उनका काल विभाजन यहाँ पर मतलब जो उन्होंने परिभाषाएं वगैरह दी हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। प्रमुख इतिहासकार व उनका काल विभाजन, उन्होंने हिंदी साहित्य के काल को कैसे क्या बांटा, उनका वर्णन हम यहाँ करने जा रहे हैं।
प्रमुख इतिहासकार व उनका काल विभाजन सबसे पहले काल विभाजन तथा उसका नामांकन के लिए कर्ता के आधार पर और प्रवृत्ति के आधार पर और विकासवादिता के आधार पर, सामाजिक व सांस्कृतिक प्रवृत्ति के आधार पर, इनके आधार पर कालों का विभाजन किया गया विधेयवादी पद्धति के अंतर्गत। तो यहाँ पर हम सबसे पहले काल विभाजन तथा उसका नामांकन, काल विभाजन तथा उसका नामांकन नंबर 1, कर्ता के आधार पर और नंबर 2, प्रवृत्ति के आधार पर, कर्ता के आधार पर और प्रवृत्ति के आधार पर। नंबर 3, विकासवादिता के आधार पर, साथ ही नंबर 4, सामाजिक व सांस्कृतिक प्रवृत्ति के आधार पर, प्रमुख रूप से इन 4 आधारों पर काल का विभाजन किया गया। जो हिंदी साहित्य का इतिहास था उसका काल विभाजन इन्हीं के आधार पर किया गया। सबसे पहले हम कर्ता के आधार पर पढ़ेंगे। कर्ता के आधार पर इसके अंतर्गत किसी साहित्यकार के द्वारा विशेष योगदान के नाम पर काल विभाजन किया जाएगा। जैसे
उदाहरण के लिए प्रसाद युग, प्रसाद युग उदाहरण के लिए प्रसाद युग, साथ ही भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, साथ ही द्विवेदी युग, द्विवेदी युग, द्विवेदी युग। इस प्रकार के काल विभाजन कर्ता के आधार पर किए जाएंगे, उन्हें कर्ता के आधार पर के अंदर रखा गया। इसके अंतर्गत मतलब किसी साहित्यकार, ये जो साहित्यकार है इनका योगदान था इनके काल में, इसीलिए इनका जो काल था वो इन्हीं के नाम पर रखा गया। जैसे प्रसाद युग जयशंकर प्रसाद के नाम पर, भारतेंदु युग भारतेंदु के नाम पर, और द्विवेदी का काल द्विवेदी युग के नाम पर रखा गया। यहां तक आप समझ चुके होंगे। अब अगला पॉइंट जो है प्रवृत्ति के आधार पर, उसको हम समझेंगे। इसको नोट अवश्य कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है यह। अगला जो पॉइंट है उसका नाम है प्रवृत्ति के आधार पर। नंबर 2, प्रवृत्ति के आधार पर, प्रवृत्ति के आधार पर, प्रवृत्ति के आधार पर, के आधार पर, प्रवृत्ति के आधार पर। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से, मुख्य रूप से, मुख्य रूप से, मुख्य रूप से क्षेत्र वातावरण, क्षेत्र वातावरण, क्षेत्र वातावरण, क्षेत्र वातावरण, जाति, क्षेत्र वातावरण जाति को प्रमुख, प्रमुखता, प्रमुखता देकर, देकर विधेयवादी, विधेयवादी प्रवृत्ति या विधेयवादी पद्धति, विधेयवादी पद्धति को आधार, को आधार मानकर, आधार बनाया जाता है, आधार बनाया जाता है, आधार बनाया जाता है। उदाहरण के तौर पर, जैसे उदाहरण के तौर पर आदिकाल, आदिकाल को वीर गाथा काल कहा गया रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। वीर गाथा, वीर गाथा काल, वीर गाथा काल। साथ ही भक्ति काल, भक्ति काल, भक्ति काल, भक्ति काल और रीति काल,
रीतिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, रीतिकाल के बाद में आधुनिक काल या आधुनिक गद्य काल, आधुनिक काल, साथ ही इसके अंतर्गत सूफी काव्य, सूफी काव्य, सूफी काव्य, संत काव्य, संत काव्य, संत काव्य, राम काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, कृष्ण काव्य, काव्य। इसी प्रकार काल विभाजन में प्रवृत्ति के आधार पर मुख्य रूप से क्षेत्रों, वातावरण, जाति को प्रमुखता देकर विधेयवादी पद्धति को आधार बनाया जाता है। जैसे आदिकाल को वीरगाथा काल कहा गया, साथ ही भक्ति काल, वो उस काल में भक्ति हुई थी, इसी कारण से उसे भक्ति काल कहा गया। रीति काल में रीति तत्वों की प्रधानता थी, रीति काल नाम दिया गया। साथ ही आधुनिक काल जो अब का काल है उसे आधुनिक काल कहा गया। सूफी काव्य, सूफियों द्वारा काव्य की रचना की गई, आधुनिक काल में तो उसे सूफी काव्य भी कहा गया। ये संत काव्य भी था, आधुनिक काल में इसे संत काव्य कहा गया, संतों द्वारा काव्य की रचना की गई। राम के ऊपर जो रचनाएं की गई, राम काव्य नाम रखा उसका, राम काव्य के कवि। साथ ही कृष्ण काव्य की रचना हुई, उसे कृष्ण काव्य कहा गया। इसी प्रकार विधेयवादी पद्धति के अंतर्गत इन कालों का विभाजन किया गया। यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अगला टॉपिक, अगला जो पॉइंट है उसका नाम है विकासवादिता के आधार पर, विकासवादिता के आधार पर। विकासवादिता के आधार पर पॉइंट नंबर 3, विकासवादिता के आधार पर, विकासवादिता के आधार पर। अब समय हो चुका है, इसलिए हम इस टॉपिक को यहीं पर रोकते हैं। कल की क्लास में आपको विकासवादिता के आधार पर समझाया जाएगा, साथ ही जो अगला टॉपिक है उसके बारे में भी आपको अच्छी तरह से समझाया जाएगा। इसलिए इस क्लास में इतना ही पढ़ा आज हमने। हिंदी साहित्य का संपूर्ण अध्ययन आपको करवाया जाएगा। आप सभी क्लास देखिए और अटेंड अवश्य करिए। धन्यवाद।